सो बेसिकली हमें इसमें फोकस करना है। एक तो ये है क्वेश्चन जब रीड करेंगे, क्वेश्चन दिया है सो हाइलाइटेड वर्ड्स फाइंड आउट करना है, कुछ भी दिया हो, प्लस उसका इंडिविजुअल सोचना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इंडिविजुअल है या हर पॉइंट को सेपरेट तरीके से इंडिविजुअल सोच रहा है, या इंटरलिंक होलिस्टिक अप्रोच है, या फिर इनमें डिफरेंसेस है। ठीक है, डिफरेंसेस की बात कर रहा है। ठीक है, डिफरेंसेस में भी दो टाइप का होता है, डिफरेंसेस और कंपैरिजन। दो अलग अलग तरीके से पूछता है, तो दोनों जब ऐसा पूछता है तो इसमें हम इसके पॉजिटिव प्लस निगेटिव दोनों को ध्यान ध्यान में रखते हैं, फिर इसको करते हैं। ठीक है, अब आता है कि सपोज करो कोई क्वेश्चन है, आपने इतना पढ़ लिया देख लिया, अब आपके दिमाग में ना सिर्फ ऐसा नहीं कि बुक किस लैंग्वेज होनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन की उसमें कोई भी ऐसा यूपीएससी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है आज तक है जो आपके सोसाइटी से, पास्ट से और करंट यानी प्रेजेंट से ना जुड़ा हो, इन सभी को। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि सोसाइटी में क्या करंटली क्या चल रहा है, अभी रियल बेसिस क्या है, प्रैक्टिकली आप क्या चल रहा है और कितना सोच पा रहे हो, यानी रियल टाइम पर। नंबर टू, पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिसे हमें सुधारना चाहिए या उसको क्या दोबारा से उसे लाना चाहिए। ये भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव में, दोनों में। कुछ चीज़ों को होता है कि निकालना है, हटा देना चाहिए, ये चीज़ें बेकार हैं, इसे नई चीज़ें ज्वाइन करना, नई चीज़ लानी चाहिए इसकी जगह पर। या कुछ अच्छी चीज़ है तो उसे हमें दोबारा से फिर जैसे करना चाहिए, जैसे पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छी चीज़ है, 5 ईयर प्लान। उस तरीके का कुछ ऐसा प्लान जिससे कि हम अलग अलग सेक्शन पर काम कर सकें, बात कर सकें, वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, एक है करंट सिचुएशन में ऐसे हालत है तो इसमें करंट सिचुएशन में अक्सर या तो पॉजिटिव हो रहा तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ सोल्यूशन ज्यादातर मांगता है। इसमें सोल्यूशन आपके साथ क्या क्या होगा, अभी को कंट्रोल करने के लिए, रिमूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए, यहाँ से इस चीज को देखेगा वो। तो इन चीजों को भी हम इसमें ध्यान देते हैं, समझते हैं, ये इसका एक पर्पज होता है क्वेश्चन को समझने का। अब आते हैं आंसर राइटिंग, आंसर पे। जैसे आपने आंसर लिखना शुरू किया, आंसर में हमारा सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी में कोटेशन से कोई लोग शुरू करते हैं, ठीक है, कोई सीधा फैक्ट डाल देता है, कोई रिपोर्ट को उठा के डाल देता है फिर स्टार्ट करता है। कर सकते हो ये चीजें, लेकिन ये मैक्सिमम आपके ऐसी चीजें यूज होती हैं आपके कोटेशन से खास करके स्टार्ट करने में। आपका स्टार्ट होता है इससे में, इससे वाले पार्ट में कोटेशन काम करता है, बाकी जनरल वाले में कोटेशन स्टार्टिंग में काम नहीं करता है। हाँ, कोई बात वैसी आ जाए कि वहां पर कोटेशन दिया गया है उस चीज को लेकर तो वो अलग बात होगी, लेकिन रेयर ऐसा होता है। ठीक है, जैसे खास करके इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन हिस्ट्री की, कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कुछ ऐसी बात आती है तो उसमें अंग्रेजों ने क्या बोला है या कुछ ऐसा, तो उसमें स्टेटमेंट के साथ है। जैसे 5 ईयर प्लान में, हर एक 5 ईयर प्लान में एक कोटेशन दिया हुआ है, अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो चीजें आ जाती हैं कभी कभार। सो वो चीज आज स्टेटमेंट दिया है तो वो चीजें, रिपोर्ट है तो रिपोर्ट दे सकते हो। अदरवाइज हमें यहाँ पर बेसिकली क्या दिया है उसका डेफिनेशन यहाँ पर जरूर लिखते हैं। डेफिनेशन क्यों, ऐसा डेफिनेशन की बात ऐसा क्यों आता है, रीजन ये है कि आप अगर कुछ मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछो तो क्या होगा, सबसे पहले तो यही बात है ना कि हम आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसके, जैसे मैं अगर कुछ बोलूं या आप बोलोगे ऐसा, तो पहले तो आप अपने बारे में बताओगे ना कि आप हो कौन भाई, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, आप पहले अपने बारे में बताओगे। तो जाहिर सी बात है वही तरीका होता है कि हम आपको इसमें भी डेफिनेशन से उसका परिचय हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, प्रियम्बल क्या है, ये कोई वर्ड्स दिया है तो वो, अगर तीन चार चीजें ऐसे दी हैं तो उसे उसी टाइम पर जब उसे इंटरलिंक करेंगे उस टाइम पे उनके डेफिनेशन देंगे, अभी नहीं। जैसे इक्वालिटी सपोज करो प्रियम्बल में हम पढ़ रहे हैं, प्रियम्बल हमने दे दिया, प्रियम्बल के अंदर वर्ड्स आ गए, फिर इंटरलिंक्ड है मालूम है तो इक्वालिटी इन प्रियम्बल। ठीक है, तो वो एक अलग डेफिनेशन वहां पर, वो आगे हम जब उसको फ्लो चार्ट बनाएंगे, चीजें करेंगे तो उसके साथ हम उनको मेंशन करेंगे, उस वर्ड को वहां पर उसके थ्रू डेफिनेशन देने का ट्राई करेंगे।
तो डेफिनेशन देना है, डेफिनेशन बहुत बड़ा नहीं हो लेकिन ठीक ठाक हो, समझ आ जाए, अच्छा लगे, प्रिसाइज हो, चीजें अच्छी हो। ये भी नहीं कि डेफिनेशन को कभी भी वो लाइनर में नहीं रखा जाता, एक लाइन लिख दिया, दूसरा लाइन लिख दिया, तीसरा लिख दिया पॉइंट लगा के, नहीं। एक आप पैराग्राफ में लिखो, भले ही 3 से 4 लाइन का पैराग्राफ क्यों ना हो, है ना। यू हैव टू ट्राई टू कि लाइक हमें 3 to 4 लाइन्स में हम इसे कंप्लीट करें, नॉट पॉइंट्स में, पैराग्राफ्स में होना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन में आता है। डेफिनेशन के बाद अब आपका आता है कि आप आर्गुमेंट करें, जिसे हम बॉडी बोलते हैं, वैसे आर्गुमेंट इसके अंदर होता है। आर्गुमेंट्स में खास करके आप फ्लो चार्ट बनाते हो और डायमेंशंस दिखाते हो, दो चीजें इसमें खास करके रहती हैं, ये दोनों दिखाना जरूरी है। फ्लो चार्ट डायमेंशन के बाद जब इसका एक्सप्लेन करते हो आप इनमें, तो वहां पर आपको पॉजिटिव आर्गुमेंट हो रहा है और निगेटिव क्वेश्चन भी आपको करना है, आंसर भी देना है। आंसर देते समय आपको उसमें पॉजिटिव अप्रोच रखना है। अगर कहीं गड़बड़ है या गवर्नमेंट किसी के थ्रू गड़बड़ हुआ है, तो उस गड़बड़ को आप उसमें सुधार यानी सलूशन देना है आपको, सलूशन देना होता है, ना कि ये करना है कि नहीं हमने किताब से रटा रटाया बुक से रख दिया हमने, नहीं। यू हैव टू गिव द सोल्यूशन कि एग्जैक्टली अगर हम ये कर लें तो ये बेनिफिट्स और हो सकते हैं, और अच्छे बेनिफिट्स कहाँ से मिलेंगे, वो चीजें हम इसमें देखते चले जाएंगे, ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं, समझ आ रहा है। तो ये एक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज कर प्रियम्बल हमने बात की, प्रियम्बल के अंदर जैसे हमने देखा कि इसमें जस्टिस है ना, जस्टिस में आपके आ गया सोशल जस्टिस, ये डायमेंशन भी आप फ्लो चार्ट बनाना, फ्लो चार्ट बना दो। सोशल जस्टिस, इसमें इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी आ गई तो इक्वालिटी आप डाल दो। इक्वालिटी में आप कोई कोटेशन भी डाल सकते हो किसी का, और शुरुआत भी कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा काम करता है, हमारे यहाँ इक्वालिटी की वैल्यू क्या है। और करंट सिचुएशन से देख लो तो इक्वालिटी का, जैसे अभी आप केस जैसे देख रहे थे कस्टोडियल डेथ वाला, तुरंत उठा के डाल दो इसमें, वो बात अलग है। प्रियम्बल के पास पावर नहीं है, पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का वो है, पार्ट है, और संविधान का भी पार्ट है, क्योंकि हमारा उसमें देखने को, बट इसके पास पावर नहीं है लेजिस्लेशन को, किसी भी लेजिस्लेचर में कोई कानून बनाने के लिए पावर हो, किसी को हटाने के लिए पावर हो, उसका यूज कर पाए पावर नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ विजन दिखाता है। तो हमारी इक्वालिटी का विजन क्या है, यहाँ पर उस चीज को देखो, और आप अपना भी लिख सकते हो कि हमारे जो फ्रेमर थे, जो फ्रेम किया है, इसको बनाया है, उनका विजन क्या है, उस चीज से इसको दिखाया हमने। ठीक है, अब इसको हमें ये बताना है कि अगर प्रियम्बल हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, चीजें ऐसी नहीं करनी चाहिए नॉर्मली, ऐसा किसी में नहीं, बट आप सोल्यूशन दे सकते हो कि प्रियम्बल को भी हमें थोड़ी बहुत उसमें चीजों को देना चाहिए, कि अगर प्रियम्बल नहीं तो आगे की चीजें अंदर नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले प्रिय अगर कोई भी अंदर कानून बदलता है, तो प्रियम्बल में हमें मालूम होना चाहिए, प्रियम्बल में भी अपडेट करना चाहिए। रीजन ये है कि कोई भी अगर जा रहा है अंदर, बेसिकली क्योंकि प्रियम्बल उसमें जब सोल्यूशन देते हैं कि हमारा, चलो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का विजन दिखाता है प्रियम्बल, तो अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो तो फिर प्रियम्बल में रखो, तो पता चलेगा कि हाँ अंदर ये चीज है। इंडेक्स भी से बोलते हैं, राइट, काफी चीजें ऐसी हैं, इंडेक्स का भी नाम देते हैं इसे, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इंट्रोडक्शन, आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आइडेंटिटी अगर अच्छी है, आइडेंटिटी कार्ड में सब कुछ आपका दिया है, सपोज करो आप ह्यूमन हो तो आपका ब्लड ग्रुप क्या चीजें, कैसे क्या क्या है, तो सारी चीजें पहचान में आ जाएंगी। सेम चीजें अगर कहीं अंदर बदल रहे हैं हम, तो आइडेंटिटी हमारी बन रही है, वो तो हमारी आइडेंटिटी का अगर पार्ट है तो हमारे प्रियम्बल में भी उसमें डालना चाहिए, जिससे कि बाद में हम उसे चेंज नहीं कर सकते, तो बाद में चेंजेस के लिए भी ठीक रहेगा। कि कोई चीजें अपने हिसाब से कानून नहीं बदल पाएगा, चीजें टाइम टू टाइम उसी हिसाब से बदलती रहेंगी, मतलब वो कंफर्म होती जाएंगी, अच्छी चीजों को वहां हम रखते जाएंगे। ठीक है, ये आप उसमें पॉइंट में डाल सकते हैं।
तो ये होता है। फिर इसके बाद हमारा, जैसे हम आर्गुमेंट्स में आप फैक्ट्स भी डाल सकते हो। क्या कर सकते हो, फैक्ट्स, जैसे केसेस थे तो वो डाल सकते हो। फैक्ट्स डालने से आपके मार्क्स बढ़ते ही बढ़ते हैं, ये खास बात है। कोई कहता है कि यूपीएससी में फैक्ट्स नहीं डालना चाहिए, सिर्फ पीसीएस में फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है, नहीं, यूपीएससी में भी फैक्ट्स की जरूरत पड़ता है, बट एग्जैक्ट फैक्ट आपके मिसमैच नहीं होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए फैक्ट्स, सही फैक्ट्स होना जरूरी है। तब आपकी चीजें ठीक हो सकती हैं, तब आपकी चीजें बेटर हो सकती हैं, अदरवाइज बेटर नहीं होती हैं। ठीक है। अगर आप फैक्ट्स गलत डाल दोगे या सोचोगे कि अच्छे मार्क्स आ जाएं, क्या ही है, दो चार कोई ऊपर नीचे हो जाएगा, नंबर्स क्या फर्क पड़ता है, डेटा फर्क पड़ता है उसका, ये तो आप डालो नहीं, उसको इनडायरेक्टली तरीके से घुमा दो, चीजें वैसे कर दो तो भी अच्छा है, अदरवाइज डालते हो तो एग्जैक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ आए यहाँ तक। फ्लो चार्ट को अब देखो, इसमें अगर आपके, अब ये है कि आपके पास डेटा कितना है, डेटा आपके पास अच्छा खासा है, तो फ्लो चार्ट बनाओ, एक्सप्लेन करते रहो। अगर डेटा कम है तो भी फ्लो चार्ट आपके दोनों में काम करता है। फ्लो चार्ट डेटा कम है तो भी हेल्प करेगा, ज्यादा है तो भी हेल्प करेगा। रीजन ये है कि अगर डेटा आपके पास ज्यादा है तो फ्लो चार्ट में उसके सारे पॉइंट्स को आपने रख दिया, दिखा दिया, और एक एक लाइन में सभी को एक्सप्लेन भी कर दिया। इसने हर चीज को शो कर दिया कि ये चीजें इसमें हैं और ये ऐसे काम करता है, और एक एक लाइन में उनके बारे में लिख दिया कि ये कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, और ये और ये। अगर इसमें ये डेटा ज्यादा है तो कम हो गया, और यहीं पर डेटा फटाक से पॉइंट्स में लिखा, खत्म किया, और एक एक लाइन में इनका आंसर लिख दिया। अगर डेटा आपके पास कम है तो आपने इसको लिखा और अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर दो, दो तीन लाइन में, फिर इसको एक्सप्लेन करो, फिर इसको एक्सप्लेन करो, इसको एक्सप्लेन करो, और प्लस डायमेंशन डाल दो, डायमेंशन को भी एक्सप्लेन कर दो। आपका डेटा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एक ही वर्ड को आप करते जा रहे हो, क्योंकि आपको तो यहाँ लिख रहे थे तो मालूम तो था ही कि इतनी चीज होती है इसमें, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ही कनेक्ट नहीं कर पाते, उन्हीं के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे दो, है ना, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, प्रैक्टिकली जो करंट में चल रहा है उनसे रिलेटेड आप डाल सकते हो। कहीं पर कुछ भी याद है उसके बारे, इक्वालिटी तो इक्वालिटी के बारे में, और हमारे आर्टिकल 14 से लेके फंडामेंटल राइट में दिया है 18 तक, उसके बारे में मेंशन कर दो, लिख डालो सारा का सारा। तो ये होता है आपका, कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं आंसर को। ठीक है। इसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखा जाए तो तीन चीजें होती हैं कंक्लूजन में। नंबर वन, समरी। नंबर टू, सोल्यूशन। नंबर थ्री, सोल्यूशन एंड समरी। ठीक है, सोल्यूशन एंड समरी, ये तीन चीजों का, यानी हम इसको वे फॉरवर्ड बोल सकते हैं। सोल्यूशन का मतलब है वे फॉरवर्ड। ठीक है। और यहां पर समरी प्लस वे फॉरवर्ड, दोनों चीजों को हम यहां पर रख सकते हैं। अब ये है कि अगर हिस्ट्री का पार्ट बहुत पुरानी चीजें हैं तो उसकी समरी बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्या रीजन है, क्योंकि उसमें अभी करंट से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटी में हमेशा ये दोनों चीजें आती हैं, समरी भी आती है, फॉरवर्ड भी जाता है। ठीक है। बाकी सभी मैक्सिमम मुझे लगता है कि दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। पॉलिसीज में, खास करके पॉलिसीज में कभी कभार फॉरवर्ड का ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड चीजों पर, तो हम इस चीज को फोकस करते हैं, इस पे देखते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को, जैसा नो, ये आंसर लिखने का तरीका होता है। ठीक है, स्कीर्ति समझ आ रहा है। हम्म। मनीषा, ये तो हो गई यहां तक की बात। हाँ, सो ऐसे क्वेश्चन को लिखना है। मैंने बाकी कल के क्वेश्चन दिए हैं, कल का टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, कल का लिंक अगर देखोगे खोल के तो उसमें क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं। अब उन क्वेश्चन को करना है कुछ इस तरीके से करना है। दूसरा चीज जो है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, अब आपके आते हैं डाउट्स। जिसके जो अभी तक में डाउट्स हैं,
वो मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट्स पूछना है किसी को, या इसी में डाउट्स हैं आंसर राइटिंग में तो भी पूछ सकते हो, इसके अलावा अदर किसी सब्जेक्ट में डाउट्स हैं तो वो भी पूछ सकते हो। किसी को पूछना है कुछ? बताओ। हम्म। मैंने कल कराया है, कल का नहीं देखा क्या आपने लेक्चर? मैंने तीनों केसेस उसमें कराए थे बेटा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उसमें, क्योंकि कराया तो मैं है, अगर उसे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका ये है कि यहीं पर करा दूं तो मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन एक बार उसमें जरूर जाना, उसमें मैंने डिटेल में थोड़ा सा और बताया है, तो वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो। इसमें हम कुछ केसेस को ध्यान में देखें, कौन कौन से केसेस कैसे, ऐसा नहीं है कि ये जो केशवानंद भारती केस हम देखते हैं ना, वही हमारे माइंड में रहता है। इससे पहले भी केसेस हुए हैं और पुराने केसेस भी हैं, तो उनको हमें थोड़ा सा देखेंगे, हम इसमें समझेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले केस आपका, गुरदीप कौन सा बताया था मैंने कल? बता सकते हो आप? पहला, सर नेटवर्क इश्यू है इनके यहाँ। बेरूबरी केस, ठीक है, बेरूबरी यूनियन केस। अच्छा, इस ये केस 1960 का, 1960 के टाइम का है। इस केस में क्या किया गया था, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानने से मना कर दिया था। ठीक है, ये इसकी खास बात है। इसमें बोला गया था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का आंसर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइड किया और बोला कि ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज उसने बहुत सारी चीजें अलग अलग रीजन दिया कि इसके पास क्यों नहीं है, क्योंकि रीजन उसने दिया कि प्रियम्बल के पास पावर नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो पावर होनी चाहिए कुछ ना कुछ, इसमें पावर नहीं है। ठीक है, इस वजह से उन्होंने, कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्टेड पावर नहीं, इस वजह से इसको हमने प्रियम्बल का पार्ट नहीं, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मानते हैं। ठीक है, हाँ अनीश। नहीं, वो तो मैंने आंसर करवा दिया, डाउट है उसका मनीषा का, वो बता रहा था। ठीक है, तो अभी इसमें जो भी डाउट होंगे वो पूछ सकते हो अभी, बाकी और वो भी बता दूंगा मैं। इसके बाद जब दूसरा केस आया, दूसरा केस क्या था, आप बताओगे मनीष? हाँ, केशवानंदा भारती केस। भारती केस ये बेटा आया आपका 1973। ओके, 1973 में, इसमें जब ये स्टार्ट हुआ, इसमें लैंडमार्क क्या बना, इसका लैंडमार्क हुआ आपका कि प्रियम्बल जो है दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें है पार्ट नहीं है, इसमें भी दिया गया है, इसका पावर नहीं है बट इसके पार्ट हम इसे रख सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर तो है ही है, विजन तो है ही है, तो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको रख दिया गया। थर्ड, इसमें मतलब रिवर्स हो गया, बेरूबरी का जस्ट रिवर्स, फिर ये चेंज नहीं हुआ। इसके बाद तीसरा केस और आया, उसमें भी जजमेंट यही दिया गया तीसरे केस में, एस एम बोम्बई केस, एस आर सॉरी एस आर बोम्बई केस 1994 में। ठीक है, 1994 में ये केस बना, और इस केस से ये हो गया कि भाई इसमें पार्ट है, बट इसमें भी यही बताया गया कि इसमें कोई भी प्रियम्बल के पास
कोई ऐसी पावर नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो हमारा, उसको इंटरप्रेटेड करने के लिए ठीक है, विजन बताने के लिए ठीक है, बट ये पार्ट नहीं है। हम इस पार्ट है, सॉरी पार्ट है, बट इसमें पावर नहीं है। तो वो चीज को इसमें दिया गया, और इसमें भी सेम जैसे कृष्ण भारती के इसमें सेम इसमें भी। तो पूरा कंक्लूजन जो निकल के आया उसमें उसमें ये निकाला गया कंक्लूजन कि पहला फर्स्ट कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल ना ही ये पावर का सोर्स है, मतलब प्रियम्बल के पास पावर नहीं है तो पावर का सोर्स है नहीं। प्रियम्बल इज अ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, ठीक है, टू लेजिस्लेचर, नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेशन। हाँ, नॉट जस्टिसेबल, सेकंड इसका पॉइंट है कि नॉट जस्टिसेबल इन द कोर्ट, ठीक है, इनफोर्सेबल भी नहीं है। हाँ जी। नहीं आएगा, नहीं आएगा, कैसे आ जाएगा? ये सिर्फ विजन दिखा रहा है ना, वो बता ही रहा है कि इसमें जब कुछ पावर नहीं है तो रूल ऑफ लॉ में क्यों आएंगे, हम लेके आएंगे इसको। ठीक है, सो वो चीजों को इसमें रख के रखते हैं, और ये चीजें हमारी एक विजन दिखाता है। इसके बारे में फिर आगे जब जैसे जैसे आप आर्टिकल पढ़ते हो, आपको पार्ट में जाते हो, उसके हर पार्ट में तो हर जगह आपके हर इसके विजन का चीज दिखता है। इक्वालिटी की बात हुई थी, वो हो रही है वहाँ, फ्रेटर्निटी की बात हो रही है, वो हो रही है, जस्टिस की बात हो रही थी, जुडिशरी सिस्टम है ही है हमारे पास, और पॉलिटिकल उसके लिए पार्टी हमारे पास है ही है, सारा कुछ हमारे पास अंदर दिया हुआ है ना। लेकिन ये कानून का नहीं हिस्सा माना, वो पावर का हिस्सा नहीं माना जाएगा किसी, उसमें इसके पास पावर नहीं है किसी चीज को प्रोहिबिट कर सके, किसी चीज को रखा जा सके। इसको सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक स्ट्रक्चर और सिर्फ शो ऑफ करने के, मतलब हमारे पास ये चीजें हैं अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो आपको इसमें देखना पड़ेगा, सीधी सी बात। ये आपके पास मेनू कार्ड है, लेकिन मेनू कार्ड को आप खा नहीं सकते, मेनू कार्ड से आप कुछ कर नहीं, सिर्फ ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, देगा कोई और, आपको ऑर्डर लेगा कोई और, देगा कोई और, पैसा कोई और लेगा, मेनू कार्ड का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, समझ आ गया मनीषा? हाँ, और क्या? हाँ। हम्म, कि प्रियम्बल में ये चीज दी है, अंदर होना चाहिए, ये कह सकते हो। अगर प्रियम्बल में दिया है तो वो चीज अंदर होना बहुत जरूरी है, सिंपल सी बात ये। हम्म, और कोई डाउट किसी का? हम्म, हाँ हाँ, कुछ भी पूछ लो, ऐसा थोड़ा ना, डाउट का मतलब कुछ भी होता है, कहीं से भी पूछो। हम्म। हम्म। ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा बस एक चीज को समझना है, उस कमेटी को आप खोल के रखेंगे, चीजों को मैं जब बताऊंगा तो वहां से आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये सिंपल सी बात है कि इसमें 73rd अमेंडमेंट, सॉरी, और 74 अमेंडमेंट इसी के तहत हुआ था सारा कुछ। गुड। सो हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं, पूरा कंप्लीट इसको देखते हैं इसमें, जिससे आपको और समझ आ जाएगा। अच्छा, आपके दो, अच्छा अनीस का दो दो पार्ट इसमें। अनीस, आपने तो पढ़ रखा है इसको? ओके, गुड। चलो खैर, कोई बात नहीं, इसमें स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज को मैं पूरा पढ़ा ही देता हूँ आपको, जिससे आपके लिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे इनका डाउट है ना, वो क्लियर कर दे रहा हूँ। पंचायती राज हमारे यहाँ का, इंडिया का अगर देखा जाए, ये ओल्डेस्ट सिस्टम है। ठीक है, ये ऐसा नहीं पंचायती राज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आया है, ओल्डेस्ट सिस्टम।
ऑफ लोकल गवर्नमेंट। रीजन इसके पीछे क्यों है ऐसा? क्योंकि ऐसा मोदी जी ने G20 जब हमारे यहाँ हुआ समिट, उसमें मोदी जी ने एक वर्ड बोला था कि इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। रीजन है कि हमारे पहले ऐसा था, लोकल सिस्टम से ही चेर और चोल के उससे लिया गया था, जिस वजह से इसमें कर दिया गया। वैसे इसमें गांधी जी का पहले से विजन था कि ये चीज करना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं, वो अलग बात है। बाद में ये 1992 में ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया, ये थ्री लेवल ऑफ इंडियाज फेडरल डेमोक्रेसी थ्रू द थर्ड 73rd अमेंडमेंट। अब इसके साथ साथ पूरा उसमें जिला पंचायत, ये सारी चीजें इसमें शुरुआत करेंगे। तो आपको कमेटी से पढ़ना है, शुरुआत से पढ़ना है, तो वो हमारा स्टार्ट होगा, उसे बोलते हैं इवोल्यूशन। अब पंचायत का कैसे हुआ, हमारे यहाँ स्टार्ट कैसे हुआ। सबसे पहले एक कमेटी बनी थी, बलवंत राय राय मेहता कमेटी। ये कब आई? 1957 में। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट कमेटी। ये फर्स्ट कमेटी थी, दिस वाज फर्स्ट कमेटी। और जिसने रिकमेंड किया कि हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज होना जरूरी है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लाइजेशन होना बहुत जरूरी है, इसके लिए रिकमेंड किया उसने। ठीक है, इस चीज को स्कीम के थ्रू वैसे कुछ कह के ऐसे इसमें स्टार्ट किया गया। अब फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये है क्या चीज, उन्होंने कहा इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन किस चीज का कराना चाहते हो। तो उसने कहा देखो, आपको ऊपर से डिसेंट्रलाइजेशन लग रहा है, लेकिन नीचे तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड है, स्टेट के अंडर में आता है। और अगर हमारा ऊपर से सिस्टम ही डिसेंट्रलाइज्ड है, तो हमें हर गांव में, क्योंकि कोई भी इतना स्टेट का कोई हर एक गांव को ध्यान में नहीं रख सकता, उसके डेवलपमेंट में क्या जरूरी है, क्या चीजें ठीक हैं क्या नहीं है, उन चीजों को लेकर। तो फिर यहाँ पर इन्होंने कहा कि ऐसा करो, गांव गांव करेंगे हम। गांव में होती पंचायत, पंचायत पहले हुआ करती थी, सरपंच होता था, मुखिया होता था। उसी वर्ड से इन्होंने इसे पंचायत सिस्टम लेकर आया, यानी पंचायती राज सिस्टम आया। ठीक है, इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया, रिकमेंडेशन इसकी क्या थी, उस चीज को ध्यान देते हैं। पहली रिकमेंडेशन थी इसमें कि हमारे यहाँ थ्री लेयर सिस्टम, यानी थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम बनाना चाहिए। पहला रिकमेंडेशन था पंचायती राज सिस्टम होना जरूरी है। अच्छा, थ्री टीयर में कौन कौन से थ्री टीयर हैं भाई, ये भी तो समझना है, थ्री टीयर कैसा है, कौन कौन सा है। ठीक है, तो इसमें ये है, पहला विलेज जो होगा वो पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे उसमें, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पहला विलेज इसमें आएगा। हाँ, ग्राम पंचायत जिसे बोलते हैं। हाँ, विलेज पंचायत शुड बी कॉन्स्टिट्यूट विद द डायरेक्टली इलेक्टेड, डायरेक्ट होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, इसमें रिकमेंड किया कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट शुड बी इंटरेस्टेड टू देम। इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देखो, इन्होंने किया तीन चीजें सिस्टम, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही चीज है। एक ये हो गया, दूसरा जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत वाला, ठीक है, और तीसरा कौन सा है अनीस, जिला परिषद। ठीक है, सो इसमें विलेज पंचायत हो गया। अब इन सभी में विलेज पंचायत, जिला परिषद, ऐसे करके तीनों आप थ्री सिस्टम थ्री ईयर हो गए।
थ्री टीयर के बाद इन सभी में विलेज को खास करके रखा कि इसमें क्या होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, अगर ये सब चीजें होती हैं तो ये इसका बेनिफिट क्या होंगे, इसमें क्या होगा, हमें इसके लिए एक और चीज बनाने की बहुत जरूरत है। क्या चीज? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट शुड बी इंटरेस्टेड टू देम। तभी इसके लिए हर एक स्टेट में एक अलग से फाइनेंशियल के लिए बनाया जाता है, एक बॉडी बनाई जाती है, या पता है? सो इसीलिए है कि हमें डेवलप किया जाए, प्लानिंग की जाए, तो उसके लिए फंड उसको मिलता रहे, रुके नहीं उसके लिए। ठीक है, तो ये है इसके अंदर पर्पस था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ये चीजें आएंगी, प्लानिंग होगा, डेवलप होगा। फिर है इसके बाद कि इसके जितने भी हैं एडिक्वेट रिसोर्सेस शुड बी ट्रांसफर्ड, शुड बी ट्रांसफर्ड टू दीज बॉडीज। इन सभी बॉडी को जितने भी एडुकेटेड सोर्सेस हैं वो ट्रांसफर होना चाहिए, चीजें चलनी चाहिए, ट्रांसफर होंगी तभी चीजें काम कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है कि पावर सिस्टम शुड बी प्लेस इन रियलाइज एंड डी एवोल्यूशन ऑफ द पावर। इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉपर सिस्टम शुड बी पुट प्लेस इन रियलाइज द डिवोल्यूशन ऑफ द पावर। ये वर्ड क्यों लाया गया? एक प्रॉपर सिस्टम हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी, और इन्हें भी मालूम होगा कैसे काम करना है, कैसे चीजें होंगी, और अपने अपने गांव में क्या जरूरत है, किसी जगह पे टाउन में क्या जरूरत है, हर चीज को हमें मालूम होगा, तो वहां से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और इसमें यह है कि ऊपर की जो पावर है वो नीचे उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, उनकी मदद से, उनके हेल्प से, गांव की हेल्प से ही आप कर पाओगे चीजों को लेकर। और इसमें सबसे पहले बलवंत राय के उसमें, और बलवंत राय से पहले अगर देखा जाए हमारे यहाँ जो स्टार्ट करने की बात, जब एक्सपेरिमेंट किया गया था 1959 में, वो कहाँ था सबसे पहले? इट वाज इनॉग्रेटेड इन राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इससे रिलेटेड इस बार एक क्वेश्चन आ सकता है मनीषा, अगर आप दे रहे हो पेपर तो इस बार देख लेना कि अभी इस नागौर डिस्ट्रिक्ट में ही अभी रिसेंटली इस बार की जनवरी में या दिसंबर में आया था कि वहाँ की फीमेल्स के लिए मोबाइल बैन कर दिया गया था, वहाँ के पंचायत ने राजस्थान में ही मोबाइल बैन किया था। बाद में फिर जब हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया, बाद में हटा दिया। ठीक है, कि ऐसा फीमेल के ऊपर क्यों हो रहा है खास करके, और वो भी खास करके मैरिड वीमेंस के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन उसमें रिफ्लेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा आया अशोक मेहता कमेटी। 1977 में ये अशोक मेहता कमेटी, इस इन्होंने कमेटी ने क्या किया, इसने और इसको खास करके जो जनता पार्टी होती थी उसने रिकमेंड किया था, और कि आप एक कमेटी बनाओ और चीजें, रिकमेंडेशन, इनकी मेन रिकमेंडेशन क्या थी, इनकी भी रिकमेंडेशन समझ सकते हैं हम। हाँ हाँ हाँ, किस नाम से? 1963 के शांताराम। हम्म, किस में दिया है ये? इस ओके, ठीक है, देखो मेरे दिमाग में नहीं है, अगर होगा तो मैं इसमें के संता, यानी इसकी के संता नाम कमेटी कह रहे हो आप, यही ना? के संथानम कमेटी, ये हमारा है। और ये कमेटी कब बनाई गई थी? 19
हम्म। 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 देखो इसमें क्या है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें ये बात एकदम सही कह रही, करेक्शन को लेकर था इसमें। करेक्शन करना चाहिए, ये भी 3 टियर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात इसने भी की थी। मेन इसका फोकस था कि फाइनेंस एंड इलेक्शन पर इसका फोकस था मेन इस कमेटी का, फाइनेंस एंड इलेक्शन पर, कि इलेक्शन और जो फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसमें ये बेसिकली ये कमेटी आई थी बलवंत राय मेहता को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली आई थी ये, सपोर्ट किया भी उसको, जो मुझे याद है। बाकी शायद ऐसा कुछ हुआ, करप्शन में रिलेटेड इसको आगे कहीं ना कहीं दिखाया गया है। ओके। हाँ, ये 1960 में वैसे इस्टेब्लिश की गई थी कमेटी, 1963 में नहीं, याद रखना। 1960 में थी, 1963 में इसने इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, ये ऐसा हुआ था। और ये सब रिकमेंडेशन, फिर सुधार करना, फिर वो चीजें पहले, इसे देखो क्या है ना, इसमें कभी भी देखा जाए तो ये उस तरह की कमेटी नहीं बताएगी, ये सलूशन देना, उस पर विचार विमर्श करना, और जो कमेटी आई है उसका, तो वो बेसिकली इसे कई बार ऐसा लिखा जाता है 1963 से लेके 65 तक इसने काम किया। लेकिन कमेटी तो एक ही बार आती है, एक ही टाइम रहता है, डेट रहता है उसका कैसे क्या, फिर इसके बाद आएगी रिकमेंडेशन देगी। लेकिन ये हर चीज को जांच पड़ताल करना, और उसके लिए इसने फोकस किया कि जो हमारा इसमें सारी चीज चलेंगी, डिसेंट्रलाइज होंगी, चीजें होंगी, तो उसमें कैसे फाइनेंस और इलेक्शन कैसे किया जाएगा, खास करके इसमें ये बात की गई। इसके अंदर मैं बता देता हूं आपको, ये इसीलिए इस कमेटी का 1963 से 2 साल का इसमें पॉइंट रखा गया है। इसमें यह है कि इसमें एक टीम बनाओ, उन्होंने कहा गया था इसमें कि अगर फाइनेंस बनेगा, डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना। इन्होंने कहा कि एक पंचायती राज फाइनेंस के लिए एक टीम बनेगी, स्टडी टीम, इस पर फाइनेंस पे बात करेगी, डिस्कस करेगी। फिर उन्होंने कहा कि इसमें जो जो टीम होगी, वो टीम को अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में सिर्फ फाइनेंशियल मैटर पर, पंचायती राज, मैं कुछ और लिख रहा हूँ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो पीआरआई है, इसमें फाइनेंशियल मैटर पर सिर्फ ये डिस्कशन करेगी। ये चीज इसमें बात की गई थी, ये कमेटी इस पे कि कैसे आएगा, कौन करेगा। फिर दूसरी बात इसमें तुरंत, जो आपके ये कमेटी पहले डायरेक्ट ऐसे बनी, इस नाम से कमेटी नहीं बेसिकली आई थी, शुरुआत इसकी इससे नहीं कहा जा सकता कई बार। संथानम, वैसे संथानम जो आए ना, वो बाद में जो लीड किया जब संथानम ने, तो वो था बेसिकली आपका 1965 में। लेकिन हम कई बार दे देते हैं इसको 1960 से, क्योंकि टीम में, उस टीम में थे ये, तो बाद में इनके नाम से अब लीड किया इन्होंने, तो इनके नाम से पड़ गई वो। जब लीड किया तो उसमें ये था कि भाई इलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, कैसे, संथानम ने उसने कुछ चीजें, मेजर पॉइंट्स रिकमेंड किए थे। पहला ये कि रिकमेंडेशन स्टैब्लिश पंचायती राज सिस्टम, फाइनेंस कॉर्पोरेशन बढ़ाना चाहिए, जिससे कि इसमें इंप्रूव होगी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, पंचायती राज के लिए इंप्रूव करेगा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को, इंप्रूव करेगा कॉरपोरेशन। दूसरा इसमें यह है कि इसमें पंचायती राज के पास पावर होना चाहिए किस चीज को, लेवी स्पेशल टैक्सेस के लिए, जैसे लैंड रेवेन्यू, हाउस टैक्स, इस टाइप के सजेशन दिया था, शुड है। इसके बाद इन्होंने कहा कि ऐसा है पर्पस, कुछ ग्रांट स्टेट लेवल पर सेंड करना चाहिए, कंसोलिडेटेड से भी, फ्रॉम दी पीआरआई, यानी पंचायती राज जो है हमारा इंस्टीट्यूशन, उसके लिए यहाँ पर कुछ फंड वहां से भी सेंड करना चाहिए, और कुछ आपके स्टेट लेवल से भी फंड आना चाहिए। ये डिस्कस किया था इन्होंने। और क्योंकि अगर इसमें करेक्शन करने के लिए आए थे कि कैसे कैसे फंड आ सकता है, कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं, तो ये तो अलग से मतलब उसमें रखा नहीं गया था, लेकिन कह सकते हैं इसका पार्ट है। लेकिन इसने ये रिकमेंड नहीं, देखो इसमें पंचायती राज सिस्टम कमेटी का मतलब ये है कि जिसने टीयर्स को रिकमेंड किया हो, ये उसमें फैसिलिटीज के बारे में और उनको सुधार करने के बारे में दिया है, इसलिए इसको प्योर हम उसमें नहीं रखते हैं इसको। ठीक है।
हाँ, सो ये एक इसका पार्ट बन जाता है, इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि इन चीज़ों को देखना पड़ता है। सो ये है अशोक मेहता कमेटी, इसके बाद आई। मतलब आप ये देखो, जो भी कमेटी आ रही है वो 3 टीयर 2 टीयर की बात कर रही है, इसने टीयर की बात नहीं की है। इसने उसमें स्टडी की, स्टडी करने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए उस चीज़ को बारे में किया, और इन चीज़ों को सिखाने की बात की कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, लीड की उसको। ठीक है। अशोक मेहता कमेटी 1977। ये अपॉइंट किया गया, जनता सरकार थी, जनता गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, यानी बीजेपी आज की देख लो चीज एक ही है उसने। और इन्होंने रिकमेंड किया कुछ मेन रीजन। पहला, कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं, ये तो अपने यहाँ से गांव से ही बोरो हुआ है, गांव का, हमारे यहाँ ही पंचायत सिस्टम था, कहीं बाहर नहीं था। हाँ, ये इंडिया का ही है। गांव में सरपंच होता था, प्रधान की जगह सरपंच। पहले भी प्रधान को, जो प्रेसिडेंट होता है उसको पहले सरपंच ही कहते थे, सरपंच से पहले मुखिया कहते थे। ठीक है। तो पंचायत का मतलब होता है 5 लोगों की पंचायत बैठ गई, मतलब जहां 4 लोग से ज्यादा बैठ जाएं, बातें कर रहा हूँ उसे बोलते हैं, अभी भी गांव में बोलते हैं ना कभी कभी, पंचायत ज्यादा मत करो, बैठो चुपचाप। फिर उसका सोल्यूशन निकालना है, तो उसमें कुछ मुखिया टाइप के या गांव के जाने माने लोग होते हैं, उसका सोल्यूशन देते हैं कि पंच आए हुए हैं, 5 लोग हैं, सोल्यूशन अच्छा देंगे। ठीक है। निर्णय देंगे, सही से रिजल्ट आएगा। तो वहां से ये वर्ड उठाया गया है। ठीक है। हाँ। तो इसमें इन्होंने कहा 3 टीयर सिस्टम, इन्होंने भी इस चीज को 3 टीयर सिस्टम शुड बी रिप्लेस्ड बाय, इन्होंने कहा 3 सिस्टम को रिप्लेस करके 2 टीयर सिस्टम होना चाहिए। ये इन्होंने, अशोक मेहता ने इस चीज को कहा कि 3 टीयर की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा, दूसरा इन्होंने रिकमेंड किया कि डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन, जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसको सबसे पहले डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। इसके बाद है कि इसमें एक जोनल वो होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, जो कि इसमें क्या करे, एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में काम करे। फोर्थ रिकमेंडेशन थी इसमें कि यहां पर ऑफिशियल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज का भी इसमें होना चाहिए, ऑफिशियल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल पार्टीज का। बाद में पॉलिटिकल पार्टीज हटाई गई, रखी नहीं गई इसमें, इसीलिए यहां से अलग चुनाव चिन्ह मिलता है सब चीज को, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज इसमें हावी हो गई तो बड़ी वो बात अलग है कि इंटरकनेक्टेड तो होती हैं सब एक दूसरे से, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अगर गांव लेवल पे काम करेगी तो आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है। कोई भी सरकार, पता लगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, अंदर आपकी कांग्रेस की या सपा की कोई भी अंदर है जो पंचायती राज में है, वो फंड रिलीज नहीं कर रहा, उसकी जिम्मेदारी नहीं। तो इसलिए गांव वाले लेवल को पॉलिटिकल फ्री रखने की बहुत जरूरत, इन्होंने बल्कि रिकमेंड किया था, बल्कि ये रिकमेंडेशन बहुत गलत थी। ठीक है, ठीक नहीं थी। इसके बाद इन्होंने कहा कि दे शुड हैव कंपलसरी पावर ऑफ टैक्सेशन, इनके पास कंपलसरी पावर होनी चाहिए ऑफ द टैक्सेशन की। इसके बाद इन्होंने कहा सेक्सुअल रेगुलर सोशल ऑडिट होना चाहिए। इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ, पंचायती इंस्टीट्यूशंस आर सप्रेस्ड। इसके बाद अब मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज अपॉइंट होना चाहिए स्टेट से, एक मिनिस्टर होना चाहिए फॉर द पंचायती राज अपॉइंटेड एट द स्टेट लेवल। अगर ऐसा हो गया तो कैसे चलेगा सिस्टम, नहीं चल सकता है। रिजर्वेशन सीट फॉर SC ST, ये ठीक थी रिकमेंडेशन की। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ टू द इंस्टीट्यूशन, ये होना चाहिए। लेकिन इनमें से कुछ इनकी चीजें ठीक नहीं थी, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का ये। दूसरा, इसमें एक मिनिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। दूसरा इसमें कि ये सोशल रेगुलर सोशल ऑडिट होना जरूरी है, ये कहाँ से हो सकती है, पॉसिबल नहीं। और जो चीजें आप बोल रहे हो वो और नुकसान कर देगा, पंचायती राज सिस्टम ठीक से नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ हुआ फिर, वो कहीं ना कहीं किसी के अंडर में काम कर रहा है, फ्रीडम के साथ काम नहीं कर पाएगा। फिर आए GV के राव कमेटी आई 1985 में।
1985 में आपको मालूम राजीव गांधी थे इस टाइम पे, है ना कि नहीं? राजीव गांधी थे, इन्होंने ही इनको अपॉइंट किया था वैसे, शायद मुझे थोड़ा सा, राजीव गांधी 1985 में थे। इसमें ये कमेटी, प्लानिंग कमेटी इसमें अपॉइंट की गई कि भाई आप इसमें, और ऑब्जर्व करने के लिए क्या थे कि इसमें ऑब्जर्व करो, चीज़ें देखो कि कहाँ कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही, कहाँ लैग कर रही, क्या चीज़ें हो रही, कैसे इसका परफॉर्मेंस पंचायती राज का कैसा ठीक होना चाहिए, क्या है उसके रिकमेंडेशन। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको देख लेते हैं अपने हिसाब से। फिर इन्होंने रिकमेंडेशन दी कमेटी ने कि जो इसमें एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की यूनिट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की यूनिट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द डिस्ट्रिक्ट लोअर लेवल शुड बी असाइंड, जैसे जैसे चीजें होनी चाहिए, प्लानिंग मॉनिटरिंग होना चाहिए, और इसे लोअर लेवल शुड बी असाइंड द इम्पोर्टेंट रोल कि डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल, यानी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट के बाद गांव में क्या आता है, ब्लॉक, ब्लॉक के बाद आता है आपका गांव। इस तरीके का लेवल टूटना चाहिए इसमें, इन्होंने इस चीज को, और इसीलिए इसमें, और इसको मॉनिटरिंग करना चाहिए, और इसी हिसाब से इसको हम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग करेंगे। पहले इसे ठीक करें, ये भी ठीक करेंगे, फिर ये ठीक करेंगे। तो अभी क्या होता है, पंचायत में प्रेसिडेंट होता है, ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख होता है, जो कि इसमें इनडायरेक्ट चुना जाता है बाय द, इसके नॉट प्रेसिडेंट, बल्कि इसमें एक गांव में एक और इलेक्शन होता है छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, हर गांव में होता है, बीडीसी, बीडीसी का, बीडीसी इलेक्शन, बीडीसी इलेक्शन होते हैं। बीडीसी को फिर बीडीसी ब्लॉक हेड को अपॉइंट करता है, चुनता है उसमें से। तो आज उसमें भी करप्शन होना शुरू हो गई है। फिर इसके बाद पंचायती राज, वो जो जिला पंचायत सदस्य का, मेंबर्स का, उसका इलेक्शन होता है, और जिला पंचायत परिषद जो होता है उसमें, उसके लिए उसे नॉमिनेट किया, मतलब वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन से वो भी होता है, उसमें चुने जाते हैं। तो ये इसमें एक लोअर लेवल पे बात कही गई, और इसके बाद इन्होंने कहा इसमें एक रेगुलरली इसे कंडक्ट करना चाहिए, इलेक्शन इसमें परमानेंट होते रहना चाहिए, हर 5 साल में, हर जो टाइम पीरियड रखा जाए उसमें होना चाहिए। ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी। इसके बाद इसमें रिकमेंडेशन की बात और हुई थोड़ा सा, एल एम सिंघवी कमेटी 1986। एल एम सिंघवी को ये 1986 में राजीव गांधी ने ही इसे अपॉइंट किया था, राजीव गांधी। ठीक है, देख लेना अगर राजीव गांधी उनको किया है कि नहीं है, उसकी कोई पहले की गवर्नमेंट, क्योंकि 1985 में ही वो अपॉइंट हुए थे, है ना, फिर इसके बाद तो उनकी बाद में, तो ये अपॉइंट किया इन्होंने। इन्होंने क्या रिकमेंड किया, इनकी रिकमेंडेशन कुछ ऐसी थी कि पहला, कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अंदर होना चाहिए, रखना चाहिए इसको। नंबर 2, न्याय पंचायत इस्टेब्लिश होना चाहिए विलेज में, गांव में, जो है बेसिकली न्याय पंचायत, होता नहीं है उससे, लोग बाहर ही जाते हैं, न्याय पंचायत में कुछ सुनाई उनाई नहीं होती, लेकिन रखा गया है, न्याय पंचायत हर गांव में होना चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं इन्होंने कि ग्राम सभा एज अ सेंट्रल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक, ग्राम सभा सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक होना चाहिए, और डेमोक्रेटिक कैसा, डिसेंट्रलाइज, ऊपर से कोई पावर ना हो, सिर्फ पंचायत सभा, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, वो अपने आप में एक डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइज, अपने गांव को खुद संभाल रहा है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ इसके पास अलग से रिसोर्सेस हो, मोर रिसोर्सेस होना चाहिए, जिससे वो ला पाए, अपने यहाँ अपने गांव को सही कर पाए, उसके पास रिसोर्सेस आते रहें सुधार करने के लिए, सुंदरीकरण के लिए, अच्छा बनाने के लिए, वो चीज़ें। इसके बाद इसमें था जुडिशियल ट्रिब्यूनल होना बहुत ज़रूरी है, इस्टेब्लिश करना चाहिए, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड मैटर को सही कर सके, ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, तो ये चीजें आई थी, इसमें रखी गई थी, समझ आया? हाँ,
तो ये तो हो गई कमेटी की बात। अब सिर्फ इतनी तो है नहीं बात, इसमें बहुत सारी चीजें आई कि वीपी सिंह गवर्नमेंट में कैसे क्या चीजें एफर्ट डाली, किसने क्या, राजीव गांधी ने क्या एफर्ट डाला, इन सभी के बारे में। ग्राम सभा क्या है, इलेक्शन कैसे होता है, कितने लाख लोग होना चाहिए, वो भी है। देखो एक जैसे ग्राम सभा क्या होती है, अगर कभी पूछा जाए आपसे व्हाट इज ग्राम सभा। ग्राम सभा गांव से कोई बिलोंग करता है? कौन कौन गांव से करते हैं बिलोंग? कोई गांव को जानता है, गांव के बारे में जो बिलोंग करते हो? कीर्ति है बस। ठीक है, कोई बात नहीं। ग्राम सभा का मतलब होता है कि एक विलेज असेंबली को हम ग्राम सभा बोलते हैं, जिसमें वोटर उस एरिया के रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है। हाँ, इसके बाद है कि ये फंक्शन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर एज अ, मतलब वैसा ही एक फंक्शन का काम ये भी करता है। प्रधान जरूर बनता है, लेकिन उसे स्टेट गवर्नमेंट अपने वो देती है, स्टेट का फंड देती है, चीज़ें कराती है। और एज ऐसे काम करती है, डिसेंट्रलाइज्ड है ना, जाहिर सी बात है कि वो फ्री एज अ स्टेट जैसे काम करती है कि हमें गांव में क्या ज़रूरत है। जैसे स्टेट के लिए, मुख्यमंत्री के लिए सब ज़रूरत है, वैसे ही गांव के पंचायत के लिए वो वैसा ही काम करती है। और 3 सिस्टम्स इसमें होते हैं, वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और इसमें यही पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख से नीचे होना चाहिए। ठीक है। ऊपर होता है तो वो फिर सिटी में यानी टाउन में चेंज हो जाएगा वो, है कि नहीं? हम्म। तो ये है इलेक्शन के बारे में मैंने बता दिया है। रिजर्वेशन सीट के बारे में यहाँ पर भी वैसा ही है, फीमेल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए वैसे ही रखा गया है। इसमें चुनाव के लिए है कि 25 ईयर से कम या 21 साल की एज में भी आप इलेक्शन लड़ सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। इसलिए वहाँ पर छोटे बच्चे भी लड़ जाते हैं कई बार, और चीज़ें हो जाती हैं ऐसा। ठीक है। इसको कंडक्ट कराने वाला स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। हाँ जी, क्या कह रहा हूँ? सरपंच मतलब वो होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्रधान होता है आज की डेट में। और डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। ठीक है। क्या? हम्म। चेयरमैन के होते हैं इनडायरेक्ट, इसका डायरेक्ट ही होता है। पंचायत में तो बता, पंचायत में चेयरमैन नहीं होते, चेयर पंचायत में प्रेसिडेंट होता है, उसका डायरेक्ट ही होता है। ठीक है। हम्म। वो ब्लॉक से होता है बेटा, वीडियो ब्लॉक से किया जाता है इसको। इस सेकंड लेवल पे आता है, सेकंड लेवल पे। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पे आपका परिषद आ जाता है, सेकंड ईयर पे आपका वीडियो आता है। थर्ड थर्ड उसमें यानी ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक कह सकते हो, ब्लॉक लेवल पर आपके उसमें आता है। थर्ड लेवल नीचे सबसे विलेज पंचायत आ जाता है। ठीक है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट आया, फिर ब्लॉक आया, फिर विलेज आ गया। ऐसे टीयर्स होते हैं इसके। ठीक है। और कुछ पूछ? हाँ। अब यही बता दो मुझे, क्योंकि अभी जैसे गुरदीप का भी है तो इसको अपना वो करना पड़ता है इसे कई बार। सुबह का अपॉइंटमेंट होता है तो शाम